नमस्कार। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी या अभिभावक अपने बच्चों के लिए इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए हम बात करेंगे। और वो बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी इन रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में रोजगार के अवसर। विगत कई वर्षों से अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से हमें नज़र आ रहा है कि विशेष शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्टेट्स में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की रुचि बढ़ी है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे डॉक्टर हैं या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है या टीचर्स हैं, और टीचर के साथ साथ कम्युनिटी मेंबर्स हैं। तो वो काफ़ी अपनी इच्छा के अनुरूप इसमें वेलफेयर के काम कर रहे हैं, और विशेष विद्यालयों की ओपनिंग हो या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की ओपनिंग हो या कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करने हो, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेष शिक्षा से उत्सुक होकर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों ने अपने कार्य शुरू किए हैं, जिस कारण विशेष शिक्षा में करियर की नई संभावनाएं हो गई हैं। किन कारणों से नई संभावनाएं हुई हैं, उन विषय पे अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं जिनके कारण विशेष शिक्षा में बदलाव आया है। जिसमें सबसे बड़ा बदलाव का कारण रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी 1987, जिसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की गई, और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष टीचरों की जो नियुक्तियां होने लगी विभिन्न स्टेट्स में, तो उनके कारण भी इसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर मिले। और जब अवसर मिले तो ये विशेष शिक्षा का जो पैमाना है शहरों से निकलकर गांव में गया, और रिमोट एरियाज़ के अंदर जो विद्यार्थी थे जो बहुत ही उत्सुक हैं टीचर बनने के लिए, और स्पेशली ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करना चाहते हैं जो किसी न किसी प्रकार के डिसेबिलिटी से प्रभावित है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि विशेष शिक्षा के अंतर्गत कैरियर अपॉर्चुनिटी किस प्रकार से है। ये कैरियर अपॉर्चुनिटी इन रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, न्यू दिल्ली, भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा ये बुकलेट जारी किया गया है। उसी बुकलेट के अंदर से हम बातें करेंगे कि कैरियर अपॉर्चुनिटी इन रिहैबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन। आरसीआई के द्वारा रिहैबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज होती हैं उनकी मान्यता दी जाती है, और उनकी मान्यता के पश्चात ही हम आगे इसमें शुरू कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमने आरसीआई का आपके सामने जिक्र किया। क्वेश्चन ये उठता है कि आरसीआई ने ये रिहैबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन की बात क्यों शुरू की। इससे पहले हमें जाना पड़ेगा कि हम रीज़न क्या रहे कि हम पुनर्वास में आए, स्पेशल एजुकेशन में आए, विशेष शिक्षा में। तो ये रीज़न सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि डिसेबिलिटी एक कंसेप्ट है जो हमें सुनने को मिला। वो कंसेप्ट भारत के अंदर, अगर ब्रिटिश इंडिया की हम बात करते हैं, ब्रिटिश इंडिया में जब पहली बार 1872 में ये बात रखी गई कि सेंसस होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, तो वो जो पहली हमारी जनगणना होती है जो 1881 की शुरू होती है, उस बात को डिसेबिलिटी को कंसीडर किया गया, और 1931 तक की जो जनगणनाएं ब्रिटिश काल में हुई, 1941 की नहीं हो पाई, उसके बाद 1951 की भारत आज़ाद होने के बाद हुई, तो उसमें डिसेबिलिटी को मुख्य रूप से काउंट किया गया। और जब हमने इस काउंट किया डिसेबिलिटी को, तो हमारे 1941 से 1971 की जो जनगणनाएं हैं उसमें भी हमने किसी न किसी प्रकार से डिसेबिलिटी को नहीं काउंट कर पाए। लेकिन 1981 में फिर डिसेबिलिटी को लेकर हमने जनसंख्या को काउंट करना शुरू किया, और 1991 की पहली जनगणना की जो सेंसस के डाटा आया जिसमें 2.14 डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया, और उसके बाद 2001 की जनगणना में भी डिसेबिलिटी के आंकड़े आए, और 2011 की जनगणना में भी डिसेबिलिटी में 8 प्रकार के डिसेबिलिटी को कवर किया गया। और उस कवरेज के कारण ही बहुत सारा अटेम्प्ट किया गया
कि हम इनके लिए कुछ वेलफेयर प्रोग्राम करें, शिक्षा के प्रोग्राम करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अटेम्प्ट वो कलेक्ट किया गया हमने इन्फॉर्मेशन डिसेबिलिटी के बारे में, जो संसद 2001 में इलेक्ट की। फिर उसके साथ ही हमने एक ये एक्ट पास किया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। अगर आप डिसेबिलिटी के अंदर ज़्यादा गंभीरता से सोचना चाहेंगे तो इन दोनों एक्ट को अगर हम पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई। और उसी के मद्देनज़र जब 2011 की जनगणना हुई तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 15 था जो जनगणना का, वो चेंज किया गया और उसमें डिसेबिलिटी से संबंधित डाटा लिया गया। ये डाटा है 2011 का, जो हमें दिखाता है कि इंडिया के अंदर डिसेबल्ड पॉपुलेशन कितनी है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें दिखाया हुआ है, या आप फिगर्स में देख सकते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्रकार से, रूरल और अर्बन। आप इन फिगर के बेस पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने % लोग हमारे यहाँ पर डिसेबल्ड हैं। ये टोटल परसेंटेज वाइज है कि कितना % डिसेबल्ड व्यक्ति टोटल इंडिया में आज के समय है। अगर हम टोटल की बात करते हैं 2.21 यानी कि 2.21% है ये पूरे के पूरे डिसेबल्ड हैं, जिसमें से मेल की संख्या ज़्यादा है 2.41 है और फीमेल है 2.01। अगर रूरल एरिया की बात करें तो 2.24 रूरल एरिया में है और अर्बन एरिया में 2.17, यानी कि अर्बन एरिया में थोड़े कम है। ये स्टेट वाइज एक डाटा दिखाया गया कि किस स्टेट में डिसेबिलिटी किस प्रकार से है। अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, इसमें डिफरेंट प्रकार के कलर यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले 1.75 से बिलो के वाले बात की गई है, जिसमें तमिलनाडु, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली, ये राज्य आते हैं जिसमें 1.75 से नीचे की डिसेबल्ड पॉपुलेशन है। फिर दूसरे आते हैं 1.76 से 2% वाली जो जनसंख्या है, उसमें की संख्या आती है गुजरात की और उत्तराखंड, ये 2 राज्य, और साथ में अरुणाचल प्रदेश, 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें 1.76 से 2. तीसरे जो राज्य हैं वो जो 2.1 से लेकर 2.25 तक है, उन राज्यों की संख्या है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार। उसके बाद कुछ ऐसे राज्य हैं जो 2.6 से लेकर 2.5 के लेकर ऊपर हैं, उनकी संख्या है जिसमें राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, और सबसे ज़्यादा जहाँ डिसेबिलिटी है वो राज्य हैं जो 2.51 से अबो है। उन राज्यों की संख्या है जिसमें हम आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, तो ये ऐसे राज्य हैं। तो ये हमने देखा कि डिसेबिलिटी किस प्रकार से अकर करती है पूरे के पूरे इंडिया में। ये डिसेबल्ड पॉपुलेशन है जो सेंसस में कैटेगरी की कि देखने वालों की, सुनने वालों की, जिसको बोलने में प्रॉब्लम है, स्पीच वाले, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल इलनेस है, एनी अदर और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसमें ये कैटेगराइज किया गया। मेल और फीमेल का डाटा है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। एक परसेंटेज है, आप इस परसेंटेज को भी देख सकते हैं, वही डिसेबिलिटी का डाटा कि कौन सा कितना परसेंटेज एग्जिस्ट करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं तो ये इन डाटा को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, और इस डाटा के बेस पे ही हम अपना करियर अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्योंकि स्कूल गोइंग जो बच्चों की संख्या है, जहां मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सेकंड लाइन है 5 से लेकर 9 ईयर और 10 से लेके, इन 2 स्लाइड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि 1.63 इसमें मेल है, 1.44 है वो फीमेल है। 5 से लेकर 9 वर्ष के जो बच्चे हैं और 10 से लेकर 19 वर्ष तक के अगर बच्चों की हम संख्या देखें 1.96 मेल है और 1.67। अगर हम इन दोनों को अगर हम देखते हैं इसका टोटल में से, तो काफ़ी ऐसी संख्या है जिनके ऊपर टीचरों की ज़रूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, और धीरे धीरे अगर हम देखते हैं कि डिसेबिलिटी एज के साथ लास्ट में बढ़ जाती है। 80 से लेकर 89 तक के जो एज के व्यक्ति हैं उनमें जो संख्या है वो बढ़ जाती है, दोनों का बराबर सा है। तो इस परसेंटेज के ऊपर हमें काम करना है अगर हम रिहेबिलिटेशन फील्ड में अपना करना चाहते हैं, तो इसके बेस पर ही हम आगे बढ़ेंगे।
अब बात आती है कि ये पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैचुरी बॉडी है जो भारत के पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनी हुई है, जो 1992 का एक्ट है। उसमें ये 16 अप्रूव्ड कैटेगरी के प्रोफेशनल और पर्सनल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं पूरे इंडिया में, ताकि हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए हम काम कर पाए। तो वो कौन कौन से प्रोफेशनल हैं जिनके लिए हमें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके ऊपर हम थोड़ा सा नज़र डालने की कोशिश करेंगे। पहला प्रोफेशनल है जो आरसीआई के एक्ट के मुताबिक, वो है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आप इनके इंस्टीट्यूशन के हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो बच्चे मेंटल इलनेस है, मेंटल रिटार्डेशंस है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उनसे संबंधित है। हियरिंग एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियन, जितने भी हियरिंग एड्स हैं और उनके लिए जिस प्रकार के इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो ये टेक्नीशियन कौन थे। रिहैबिलिटेशन इंजीनियर एंड टेक्नीशियन, जितने प्रकार के आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो रिहैबिलिटेशन इंजीनियर उनका निर्माण करते हैं, उनके पहले मॉडल बनाते हैं, लेटर ऑन फिर उनको तैयार करते हैं, और टेक्नीशियन उनके रिपेयर का काम करते हैं। ये जहाँ पर अब मैं इस पर आना चाहूँगा, ये सबसे महत्व, स्पेशल टीचर फॉर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक विस्तार से समझने की बात है कि टीचरों की ज़रूरत महसूस हो रही है, जो डाटा मैंने अभी बताया था उसके ऊपर। तो स्पेशल टीचर्स की किस प्रकार से ज़रूरत है, उसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आरसीआई की हम वेबसाइट पे जाके उनको अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो भी हम आपको इसका अगली बीच में बताएंगे। अगला है वोकेशनल काउंसलर, एजुकेशनल जो प्लेसमेंट ऑफिसर है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, वो कोर्सेज करवाए जाते हैं, वो प्रोफेशनल तैयार किए जाते हैं। रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट एंड टेक्नीशियंस, उसके ऊपर कोर्सेज करवाए जाते हैं आरसीआई के द्वारा। स्पीच पैथोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन सोशल वर्कर, जो विभिन्न प्रकार का MSW का काम करते हैं, BPO MPO इस प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं। रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर इन द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट, विजुअल इम्पेयरमेंट डेफ ब्लाइंडनेस के क्षेत्र में तैयार किए जाते हैं। CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, उनको आरसीआई तैयार करता है, उनकी मान्यता देता है, कोर्सेज की सिलेबस बनाता है। रिहैबिलिटेशन काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, उनके ऊपर भी है। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, इसके ऊपर भी है। रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप मैनेजर, इसके ऊपर भी है। तो ये सब कोर्सेज हैं 16 कैटेगरी के, जो आरसीआई के द्वारा करवाए जाते हैं। अगर आप ये कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं तो ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके ऊपर आपको संभावनाएं हैं। पहले क्या है कि इन कोर्सेज करने के बाद आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्पेशल स्कूल्स हैं या फिर अदर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आप उनमें विभिन्न प्रकार की जॉब जो निकलती है उनमें आप जा सकते हैं। जैसे अभी हम बात करें कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना मंत्रालय है, उसके अधीन 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं और 13 CRC आते हैं, और इसके अलावा कुछ और अन्य भी डिपार्टमेंट है। आप उन डिपार्टमेंट में स्पेशल एजुकेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निकलती रहती है। आप अगर कोई कोर्स करते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं। अब्रॉड में जा सकते हैं प्रोफेशनल बन के, UK में, यूनाइटेड किंगडम में, USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में भारी मांग है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आप इंग्लिश के साथ साथ आप इंजीनियरिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे स्कोप है, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी वहाँ के एनवायरनमेंट के मुताबिक डालते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अब्रॉड की हमने बात की थी, जैसे इंग्लिश और इंजीनियरिंग का कंसेप्ट ये नहीं है कि आपने बीटेक किया। इंजीनियरिंग का मतलब है आपको सोशल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, यहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ के एनवायरनमेंट के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात। आपके पास कम से कम बाहर जाने के लिए भारत के किसी भी रेपुटेड NGO में काम करने का 2 साल का अनुभव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड है। जैसे मेंटल रिटार्डेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अच्छा अनुभव होना चाहिए, अगर विजुअल इम्पेयरमेंट में कर रहे हैं तो उसका अच्छा होना चाहिए, अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काम किया तो उसका अनुभव होना चाहिए। तो उसके बेसिस पर आपको वहाँ पर जाने में और काम करने में बड़ी आसानी होगी। और इवन अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, अगर एशिया की बात करें तो एशिया से अच्छे वहाँ पर प्रोफेशनल्स के लिए पैकेज हैं और आप उन पैकेजेस के बेसिस के ऊपर अपने आप को वहाँ पर सेटल कर सकते हैं।
बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब संख्या की अगर बात करें तो नियर अबाउट 2000 के करीब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेशल एजुकेशन में काम कर रहे हैं। उनके अंतर्गत भी आप अपने प्रोफेशन के मुताबिक वहाँ पर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल एजुकेशन से डिप्लोमा की, चाहे मेडिकल की बात करें या फिर हम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, और इवन ये भी बात होती है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके अपने स्कूल्स हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, इन सब काउंसलर, इन सब के पद रखे गए हैं। तो आप उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ भी स्कूल में आप टीचर बन सकते हैं। अगर आपने टीचरों को पढ़ाने का कोर्स किया है प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, हायर लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल्स पर, दोनों ही मोड में आप जा सकते हैं। स्पेशल स्कूल्स में और पब्लिक स्कूल्स में भी आप एक टीचर बन सकते हैं। बहुत अच्छा पैकेजेस मिल रहा है। मेडिकल डिपार्टमेंट में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है। चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एज ए प्रोफेशनल, सभी जगह अर्ली इंटरवेंशन कंसेप्ट है। जो 0 से 4 ईयर के बच्चे होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशंस के लिए, उनको डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए, उनको समझने के लिए ये सेंटर्स है। और रिसेंटली ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन सेंटर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे और ब्लॉक लेवल पर भी होंगे। जिस प्रकार से मेडिकल हमारे PSC सिविल हॉस्पिटल चलते हैं, इस प्रकार से अर्ली इंटरवेंशन भी आएंगे, क्योंकि बाहर के देशों में ये इस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं। स्कूल काउंसलर, आज प्रत्येक बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ज़माना बदल गया है। आज टेक्नोलॉजी के ज़माना होने के कारण प्रत्येक बच्चा किसी न किसी रूप से कि किसी न किसी फटीग या किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार होता है, तो उसको ज़रूर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और 10th पास करने के बाद तो बच्चों को और ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप काउंसलर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अब्रॉड नहीं जाना चाहते, अपने ही इंडिया में बैठकर अच्छी एजुकेशन लेकर आप यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या WHO के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकते हैं स्पेशल एजुकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। उन कोर्सेज के ऊपर आते हैं। पहला कोर्सेज है कोर्सेज फॉर रिहैबिलिटेशन इंजीनियर एंड प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थेटिक्स। सबसे पहले इसमें कोर्स है 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। दूसरा कोर्स है डिप्लोमा। तीसरा है बैचलर कोर्स, आप 4.5 ईयर का है, जो 10+2 के बाद होता है। मास्टर कोर्स है, आप जैसे ही आप BPO का कोर्स कर लेते हो तो तुरंत आप मास्टर कोर्स कर जाते हैं। फिर आप BPO के जो बच्चे यहाँ पर जो कोर्सेज करेंगे, यहाँ पर जो कोर्सेज करेंगे, उनके भी आप टीचर बन सकते हैं। इनके बाद काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। तो जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या फिर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और इस फील्ड में किसी न किसी रूप में, जैसे यहाँ पर अगर आप फील्ड में जो अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी संभावना है। अगला जो कैटेगरी है वो रिहैबिलिटेशन एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी की है। आप मास्टर ऑफ फिलोसफी क्लिनिकल साइकोलॉजी MPhil, आप ये कोर्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आफ्टर MA साइकोलॉजी के बाद, MA साइकोलॉजी आपने किसी भी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से अगर किया है तो आप MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी के बाद बहुत ही रेपुटेड कोर्स है और इस कोर्स की पूरे इंडिया और बाहर में बहुत डिमांड है। तो अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपना प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज़रूर कीजिए। प्रोफेशनल कोर्स में डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आप ये भी कर सकते हैं 1 ईयर का। डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये भी कर सकते हैं, 4 ईयर है, वो 4 साल का है। MA और MPhil करने के बाद मास्टर और फिलोसफी रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में आप कर सकते हैं, ये 2 साल का कोर्स है MA साइकोलॉजी के बाद। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी PGDRP 1 ईयर का कर सकते हैं BA MA साइकोलॉजी के बाद। और इसके लिए आपको हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और इन सब कोर्सेज करने के बाद मंथली आप 25 से 30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पर कमा सकते हैं। स्पीच एंड हियरिंग के कोर्सेज की बात कर रहे थे हम, उसी की। तो डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच DHLS 1 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा हियरिंग एड एंड रिपेयर, ये भी 1 ईयर का कोर्स है। बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी BSLP, बहुत ही अच्छा कोर्स है, 4 ईयर का कोर्स है। और इसके बाद इंटरनेशनली बहुत इसके स्कोप है। आप इस कोर्स को करने के बाद
आप ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद इसी कोर्स को करने के बाद आप मास्टर कर सकते हैं MSLP, वो भी अच्छा कोर्स है। मास्टर ऑफ साइंस इन ऑडियोलॉजी MSc कर सकते हैं हम। मास्टर ऑफ साइंस इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी आप ये भी कर सकते हैं 1 ईयर। तो इन सब की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यही है। रिहैबिलिटेशन थेरेपी में कुछ कोर्सेज हैं। डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन थेरेपी DRT 2+5 ईयर का है, सर्टिफिकेट कोर्स है। रिहैबिलिटेशन थेरेपी 1 ईयर का। डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन DCBR, अगर आप डिसेबिलिटी लेवल पर कोई काम करना चाहते हैं, अपने NGO बनाना चाहते हैं और किसी न किसी प्रकार का अच्छा वेलफेयर प्रोग्राम, अगर ये डिप्लोमा करने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी मदद मिलती है। वोकेशनल काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कोर्स है। अभी ये न्यू कोर्स हुआ है, एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग 1 ईयर कोर्स है। बैचलर इन रिहैबिलिटेशन साइंस BRSC ये 3 ईयर का कोर्स है। मास्टर इन रिहैबिलिटेशन साइंस MRSC ये 2 ईयर का कोर्स है, आप इसको भी कर सकते हैं। मास्टर इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन MDRA 2 ईयर का है, आप इस कोर्स को भी अच्छे से कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट सोशल वर्क एंड डिसेबिलिटी स्टडी एंड एक्शंस, इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड्स हैं। PhD कर सकते हैं आप इस फील्ड में, आप NGO अपनी बना सकते हैं, सोशल सर्विसेज कर सकते हैं, आप बहुत कुछ इस कोर्सेज को करने के बाद कर सकते हैं। मास्टर ऑफ साइंस है साइकोलॉजी एंड रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन एंड मैनेजमेंट 1 ईयर। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो वोकेशनल काउंसलिंग रिहैबिलिटेशन और सोशल वर्क से संबंधित हैं। अब आते हैं हम जो जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड आजकल चल रही है, आप बहुत कम समय में बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, वो कोर्सेज हैं। स्पेशल एजुकेशन फॉर द टीचर्स ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं DED स्पेशल एजुकेशन। तो जितनी भी हमारी डिसेबिलिटीज़ PWD एक्ट में शामिल की गई थी, उनमें से कुछ डिसेबिलिटी को लेकर ये कोर्स शुरू किए गए। आप डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, अगर आप ब्लाइंड या विजुअल इम्पेयर्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट में 2 ईयर का प्रोग्राम है, इसको कर सकते हैं। अगर आप डेफ ब्लाइंड के ऊपर काम करना चाहते हैं तो 2 ईयर DED आप डेफ ब्लाइंड में कर सकते हैं। अगर आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काम करना है या मेंटल रिटार्डेशन में, तो आप 2 ईयर डिप्लोमा 10+2 कंप्लीट करने के बाद आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप हियरिंग इम्पेयरमेंट में आप काम करना चाहते हैं तो डिप्लोमा हियरिंग इम्पेयरमेंट में कर सकते हैं। अगर आप CP पे काम करना चाहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी पे, तो आप डिप्लोमा CP में कर सकते हैं। अगर आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में काम करना चाहते हैं, जो कि बड़े बड़े मेट्रो शहरों में इसकी बहुत डिमांड है, तो आप इस पे भी कर सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे हो जाते हैं बहुत सारे, तो आप उनको आइडेंटिफाई अर्ली इंटरवेंशन में, ये सभी डिप्लोमा से पास आउट स्टूडेंट्स की जो आवश्यकता है अर्ली इंटरवेंशन में भी होती है। 2 ईयर प्रोग्राम है, 10+2 के बाद आपके मिनिमम 50% होने चाहिए, किसी भी आप स्ट्रीम से हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये डिप्लोमा आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, वो लिस्ट भी हम बताएंगे कि कौन कौन से कोर्स शहरों में आप ये कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ ये तो मैंने बताया कि जो डिप्लोमा है 10+2 करने के 2 ईयर करने के बाद आप ये कोर्स के बाद आप स्पेशल एजुकेटर लगेंगे प्राइमरी लेवल पर। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये डिप्लोमा कई राज्यों ने जो जर्नल जो PRT टीचर लगते हैं उनके इक्विवेलेंट भी किया हुआ है, तो आपको इससे दोहरा फायदा होगा। एक तो आप स्पेशल एजुकेशन में वैकेंसी निकलती है तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी जनरल एजुकेशन में कोई वैकेंसी निकलती है तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये पूरी तरह से एलिजिबल है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन के ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्राइमरी के टीचर नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि प्राइमरी टीचर्स को बनने के लिए CTET पास करना होता है, जो कि CBSE के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बाद ही आप टीचर बन सकते हैं। अगर आप वो टीचर नहीं बनना चाहते हैं और आप डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट रिटार्डेशन में चलता है, ये डिप्लोमा इक्विवेलेंट है कि परी जो टीचर होता है कि
पहली क्लास से पहले का जो टीचर होता है, जिसको हम बोलते हैं ऐसे टीचर्स जो प्री एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी आप ये डिप्लोमा करके आप वहाँ पर अपना प्रोफेशन, इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 है मिनिमम। आपने BA MA किया है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। स्पेशली अगर इस कोर्स को महिलाएं करना चाहती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो आप जो हम भारत सरकार की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस ट्रेनिंग जैसा ये डिप्लोमा है। टीचर बनने के लिए अगर कोई 10+2 के बाद ही टीचर बनना चाहता है तो इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकता है। वो इन स्पेशल एजुकेशन में अमेठी यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा है, नोएडा के पास। ये पहली प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट है कि 4 साल में आपको एक डिप्लोमा डिग्री भी मिलेगी और साथ में टीचर एजुकेशन की डिग्री। आपका 1 साल इसमें बचता है, क्योंकि B.Ed 2 साल के होने के बावजूद आपको 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल B.Ed के, तो 5 साल यहाँ पर ही आप 4 साल में कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आप कर सकते हैं अगर आप TGT बनना चाहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि आप सेकेंडरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो आप B.Ed कर सकते हैं डिप्लोमा की तरह ही। B.Ed विजुअल इम्पेयरमेंट में कर सकते हो आप, B.Ed हियरिंग इम्पेयरमेंट में कर सकते हो, B.Ed मेंटल रिटार्डेशन में कर सकते हो, B.Ed CP में कर सकते हो, B.Ed ASD में कर सकते हो, B.Ed LD में कर सकते हैं। क्योंकि डिप्लोमा LD में नहीं होता तो आप B.Ed लर्निंग डिसेबिलिटी में कर सकते हैं। विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों में इसकी बहुत डिमांड है और आप स्पेशल टीचर बन सकते हो। आप अच्छे से TGT स्पेशल टीचर बन सकते हैं, जो समय समय पर वैकेंसी सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी निकलती थी, अब समग्र शिक्षा अभियान के तहत निकलती हैं और अच्छा पैकेज उसमें मिला जाता है। मोर देन 25-20,000 स्टार्टिंग स्केल होता है और जो बढ़ते बढ़ते 40-45 और फुल स्केल माना जाता है। तो इनकी आप इस प्रकार से इस कोर्स को कर सकते हैं। और कई राज्यों ने B.Ed स्पेशल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन के बराबर भी किया हुआ है, कई राज्यों में अभी ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेशल फील्ड में अपने आप को सेट करना चाहते हैं तो ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आप मास्टर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन करते हैं तो आप डिप्लोमा पर, अगर आपने MA किया है और आप मास्टर कर लेते हैं, B.Ed स्पेशल आपने किया है उस स्ट्रीम में, तो आप डिप्लोमा पढ़ाने वाले लेक्चरर बन जाएंगे। आप इवन PGT बन जाएंगे स्पेशल एजुकेशन में। आपके लिए इवन यूनिवर्सिटी में आप किसी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो ये आपके स्कोप बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये कुछ टीचर एजुकेशन के कोर्सेज थे जो RCA द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो हाँ, तो इस प्रकार हमने देखा कि RCA के जो 16 कैटेगरी के कोर्सेज थे, 1 बाय 1 उनको देखने का प्रयास किया कि किस में हमें कितने स्कोप है। तो हमारा ये प्रयास है कि सभी हमारे जो अध्यापक हैं टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में जो पढ़ा रहे हैं, स्कूल में स्पेशल स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, वो एक बार इस वीडियो के माध्यम से अपने जो आने वाले स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं उनको भी बता सकते हैं कि इन कोर्सेज़ को करने के बाद काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। और साथ में नए जो समाज में व्यक्ति हैं जो स्पेशल एजुकेशन को प्रति अभी पॉजिटिव नहीं है या ये सोचते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में जॉब होंगी नहीं, आप ये जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सेंसस आ रहा है और विभिन्न प्रकार के एक्ट आ रहे हैं, अगर एक्ट हम देखते हैं RPWD एक्ट आने के बाद 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हो गई, पहले 9 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ थी। तो काम हम काफ़ी बढ़ रहा है स्पेशल एजुकेशन में। और ऐसा भी माना जा रहा है कि क्योंकि आजकल जो बच्चों की संख्या कम होने की वजह से प्रत्येक बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं और दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों जॉब करते हैं, तो उस बच्चे को किसी न किसी प्रकार की अर्ली चाइल्डहुड में या फिर प्राइमरी समय में स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये कोर्सेज करने के बाद आप अच्छी प्रकार से उस प्रोफेशंस को कर सकते हैं। आप ट्यूटर बन सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं। मेट्रो शहर में अगर आप एक सेशन भी देते हैं तो आपको मिनिमम 500 से 600 रुपये पर सेशन मिल जाता है। और साथ ही साथ जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप अपना खुद का क्लिनिक, खुद का NGO, खुद का स्कूल, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि RCA के द्वारा जो एक बात बताई गई थी कि कैरियर अपॉर्चुनिटी, रिहैबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन में किस प्रकार से है, तो उसके ऊपर विस्तारपूर्वक पर चर्चा की। अगले हम सीरीज़ में बात करेंगे कि टीचर एजुकेशन के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर हम डिप्लोमा कोर्स, B.Ed या M.Ed कोर्स करें, रेगुलर मोड में या डिस्टेंस मोड में, और उसकी एलिजिबिलिटी और जनरल एजुकेशन के बराबर है। तो आप अगली सीरीज़ को देखते रहिए और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।
तो हमारा मोटो है स्पेशल एजुकेशन को जन जन तक पहुंचाना। तो ये अभियान हमारी टीम ने शुरू किया है, तो हम चाहेंगे कि इस अभियान में आप भागीदार बने और इस वीडियो को पूरी तरह से सुने और अगली वीडियो का इंतज़ार करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, जानकार के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं।